Hello aspirants, the budget for Viksit Bharat has been put on the table in the parliament. पार्लियामेंट में इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर का बजट है वो पेश हो चुका है एंड दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड व्हाट बजट इज। यूनियन बजट एक्चुअली में होता क्या है, वहां से क्या पोटेंशियल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि बजट 2026-27 जो है पार्लियामेंट में पेश हो चुका है और इस बार का जो बजट का थीम रहा वो विकसित भारत बजट रहा। ठीक है, इसका हम डिटेल एनालिसिस करेंगे, हम समझेंगे बजट इंपॉर्टेंट है क्यों हमारे लिए। सबसे पहले हम बेसिक्स सीखेंगे, बेसिक्स ऑफ बजट। ठीक है बजट का बेसिक्स एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो बेसिक्स है स्टैटिक पोर्शन से किस तरह से क्वेश्चंस यहां पे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनियन बजट। यूनियन बजट जो है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा हमारे संविधान के आर्टिकल 112 आर्टिकल 112 में बजट का डिस्कशन है, लेकिन वहां पर बजट शब्द का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है। यहां पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है। यहां पर बजट एक्सप्लिसिटली ये शब्द बजट कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। मेक दिस पॉइंट वेरी क्लियर, आप इस चीज को ध्यान से समझिए। बजट शब्द का उपयोग हमारे संविधान में नहीं किया गया है। किस शब्द का उपयोग किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द आर्टिकल 112 112 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। अब यूनियन बजट की बात करें तो यूनियन बजट को निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक बजट डिवीजन होता है। क्या होता है? एक बजट का विभाग होता है, बजट डिवीजन। ये आता है आपके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे ये दो पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और आगे आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी अपने आप को रिपीट करता है, थीम्स को रिपीट करता है। तो सबसे पहले जो दो मेन पॉइंटर्स हैं आपको समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल नंबर है? आर्टिकल नंबर 112 जिसमें मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर बजट को पेश किया जाता है, बजट को बनाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। बजट डिवीजन एक अलग से डिवीजन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का पार्ट है। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और उसके अंदर एक बजट डिवीजन होती है। यहां से जो है आपका यूनियन बजट बनाया जाता है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड। बजट की अगर हम बात करें, बजट जो शब्द है या यूनियन बजट, ठीक है, ये जो प्रोसेस है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड कुछ फीचर्स हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। ठीक है, बजट में होता क्या है या बजट क्या होता है, सबसे पहले यही समझते हैं। बजट में बेसिकली एस्टिमेट, देखो लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। ठीक है, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हो। ओके, यू आर प्लानिंग टू गो विद योर फ्रेंड्स ऑन अ ट्रिप। आप और आपके दोस्त मिलकर एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं। उस ट्रिप के लिए आप लोग अपना एक बजट सेट करते हो, एक अमाउंट सेट करते हो कि इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है हम आने वाली इस ट्रिप पर, जिस ट्रिप पर हम जा रहे हैं, इस पर एक्सपेक्टेड है कि इतना हमें खर्चा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहां पर बनाया, लेट्स सपोज लेट्स गो टू नैनीताल। नैनीताल जाने का आपने प्लान बनाया।
ट्रिप पर, और आपने एस्टिमेट किया, आपने अनुमान लगाया नैनीताल जाने का कि लेट्स सपोज मेरे यहां पर लगभग 25,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। ठीक है, आपने अनुमान लगाया नैनीताल जाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने अपना पर्सनल बजट जो बनाया, एस्टिमेट खर्चा मेरा कितना होगा, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, एस्टिमेट खर्चा मेरा होगा 25,000 रुपए। अब ये मैं 25,000 रुपए कहां से इंतजाम करूंगा, लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट हूं, कहां से इंतजाम करूंगा, तो एस्टिमेट रेवेन्यू की अगर हम बात करें, रिसिप्ट की हम बात करें, यहां पर पैसा आएगा कहां से, ठीक है, पैसा आएगा कहां से, लेट्स सपोज मैंने कहा मेरे पास 10,000 रुपए मेरी पॉकेट मनी सेविंग्स हैं। ठीक है, पॉकेट मनी सेविंग्स, मुझे जो पॉकेट मनी मिलती है उसकी सेविंग करके मैंने 10,000 रुपए मेरे पास जमा करे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने सोचा 5,000 रुपए जो है, 5,000 रुपए मैं क्या करूंगा, आई विल टेक फ्रॉम माई ग्रैंड मदर एंड अल्टी द रिमेनिंग 10,000 जो है मैं अपने पेरेंट्स से बोरो कर लूंगा। ठीक है, ये हमने एस्टिमेट, एक बजट बना लिया ट्रिप के लिए। आप और आपके फ्रेंड्स एक ट्रिप पर जाना चाहते हैं नैनीताल, और वहां पर आपने जो अपना एस्टिमेट लगाया कि पर पर्सन जितना खर्चा आएगा, एक एस्टिमेट 25,000 के लगभग खर्चा आएगा, और वहां से फिर आपने रखा कि आप ये 25,000 का इंतजाम कैसे करेंगे। तो आपने देखा 10,000 मेरी पॉकेट मनी की सेविंग्स है, 5,000 मैं अपनी ग्रैंड मदर से ले लूंगा, और 10,000 करीब आई विल टेक एज अ बोरोइंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। नाउ आपने जुगाड़ लगा ली और यहां पर आपने 25,000 जमा कर लिए, ये एस्टिमेट रिसीप्ट हो गई। ठीक है, और यहां पर एस्टिमेट एक्सपेंडिचर हो गया। इसी चीज को बोलते हैं बजट। यही सेम प्रोसेस फॉलो होता है किसी भी कंट्री के बजट को बनाने में। ठीक है, बजट क्या होता है, तो अगर हम यूनियन बजट की बात करें, कंट्री के बजट की बात करें, तो यहां पर एस्टिमेट लगाया जाता है। एस्टिमेट क्या है, एस्टिमेट लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स का, ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। एक एक करके समझेंगे ये क्या चीजें हैं, ये एलिमेंट्स क्या हैं, कैपिटल रिसीट क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एस्टिमेट कि कहां से हम पैसे का इंतजाम करेंगे, इसके अलावा वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू, वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू, किस तरह से हम पैसों का इंतजाम करेंगे। ठीक है, यहां पर हमने देखा ना, यहां पर हमने एस्टिमेट रिसीप्ट लगाया, ये पैसा कहां से आएगा। सेम यहां पर भी बजट में क्या किया जाता है, कौन से तरीकों से हम पैसा इंतजाम करेंगे, पैसा कहां से आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, सरकार का लगभग कितना खर्चा होगा आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। ठीक है, इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा और ये चलेगा 31 मार्च 2027 तक। ठीक है, इस आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर के लिए हम पैसों का इंतजाम करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा सरकार का कितना लगभग खर्चा हो सकता है, उसका एक अनुमान ही बजट होता है। बजट क्या है, बजट एक अनुमान है कि सरकार आगामी एक फाइनेंशियल ईयर में कितना खर्चा करने वाली है, द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, और उस खर्चे को करने के लिए वो पैसा कहां से आएगा। ठीक है, और कौन से तरीकों से वो पैसे का इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, ये होता है बजट का पोर्शन, बजट में क्या इंक्लूड होता है। इसके बाद हम समझें बजट में इसके साथ और इंक्लूडेड होता है डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है, डिटेल्स होती हैं
डिटेल्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द क्लोजिंग ईयर, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ऑफ क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर, जो अब ईयर क्लोज होने जा रहा है, 25-26 जो वर्ष है फाइनेंशियल ईयर वो खत्म होने वाला है, वहां पर हमारा कितना खर्चा हुआ सरकार का और कितना हमने पैसा जमा किया, उसका पूरा ब्यौरा भी बजट में दिया जाता है। डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स ऑफ द क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर आर गिवन इन दिस बजट। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बजट की, पूरे बजट की इंपॉर्टेंट चीज एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए होती है, यहां पर इंक्लूडेड फाइनेंशियल और इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज जो सरकार यहां पर पेश करती है बजट के साथ, कि कौन सी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी सरकार आने वाले समय में, कौन सी स्कीम, कौन सा टैक्स का स्लैब्स जो है, किस तरह की स्कीम्स को आने वाले समय में इस नेक्स्ट ईयर में सरकार लॉन्च करेगी, इसका पूरा जो एस्टिमेट होता है वो भी यहां पर दिया जाता है। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ऑफ द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले समय में कौन सी स्कीम्स लॉन्च की जाएंगी, कौन सी पॉलिसी सरकार के द्वारा चलाई जाएंगी, उसकी डिटेल्स भी यहां पर दी जाती हैं इन द सेम बजट। ठीक है, यहां पर ये होता है, ये आपको समझ में आया होगा बजट का बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है, बजट के पार्ट्स क्या है, बजट में होता क्या है। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बिफोर मूविंग अहेड। ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं जो बजट पेश किया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द 1st ऑफ फरवरी, 1 फरवरी 2026 को यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा बजट को पेश किया गया। इस बार का बजट खास क्यों था? सबसे पहली बात, 9th बजट पेश किया गया है हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, 9वां ये बजट उनके द्वारा पेश किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट जो है संडे को पेश किया गया है। और यहां पर स्पीच की शुरुआत करने से पहले जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि यहां पर जो बजट इस बार का पेश किया जा रहा है संडे को करने का इंपॉर्टेंट रीजन ये है क्योंकि संडे का दिन बहुत ऑस्पिशियस दिन था, क्योंकि इस दिन गुरु रविदास जी की जयंती प्लस माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जी की जयंती थी। इस शुभ अवसर पर यहां पर बजट को पेश किया गया। ठीक है, हम बजट की बात करें, यूनियन बजट की बात करें तो संविधान में जो हमारे बजट शब्द का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया गया। यहां पर आर्टिकल 112 में क्या लिखा गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन बनाता है यूनियन बजट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, उसके अंदर एक बजट डिवीजन होता है, ये बजट को बनाने का काम करती है। ठीक है, बजट किसके लिए आता है? एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आता है। 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक का ये जो बजट आया, हमने समझा किस तरह से बजट को यहां पर हम क्या होता है बजट वो होता है कि हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कितना खर्चा होगा और उस खर्चे की पूर्ति के लिए कहां से पैसा आएगा और कितना पैसा आएगा, उसका अनुमान लगाना ही बजट कहलाता है। तो हम बजट की बात करें यहां पर तो बजट में होता है कि कहां से हमारा रिसीट आएगा। रिसीट की अगर हम बात करें तो ये जो शब्द होता है रिसीट मतलब कितना हम रिसीव करेंगे, पैसा कहां से आएगा। दो तरह का पैसा होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और एक होता है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट वो होता है जहां से आप बहुत लेमैन टर्म में अगर इस चीज को समझें तो कैपिटल रिसीट वो होती है जहां से बहुत ज्यादा अमाउंट का पैसा हमारे पास आएगा। रेवेन्यू रिसीट वो होती है कि हमारे पास जो पैसा है वो ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होगा लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करेगा, और ये पैसा हम कहां से इंतजाम करेंगे, कहां से आएगा, उसके वेज और मींस। ठीक है, वो चीजें हमारा अनुमान लगाया हमने कि कितना खर्चा होगा, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर, अनुमान लगाया कि कितना खर्चा होगा, ये बजट में होता है। पिछले फाइनेंशियल ईयर का कितना खर्चा हुआ और कितना पैसा आया,
इसका डिटेल जो है ये भी बजट में आता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, आगामी फाइनेंशियल ईयर की जो भी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं, जो सरकार स्कीम्स लेकर आएगी, एक साल में सरकार का उद्देश्य क्या है, क्या विजन है, किस डायरेक्शन में सरकार काम करने वाली है, ये सारी चीजें बजट का पार्ट होती हैं। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। ये सरकार के द्वारा ही एक मीम डाला गया था। ठीक है, जैसा मीम कल्चर चल रहा है, मीम इकोनॉमी भी है, यहाँ पर लोग जो हैं कंटेंट क्रिएटर्स वो मीम्स बनाते हैं और वहां से रेवेन्यू भी जनरेट होता है। इसको लेकर भी हमारे बजट में बहुत बढ़िया बात करी गई। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये सरकार की तरफ से एक मीम भी रिलीज किया गया, तो यहाँ से शो होता है कि कंटेंट क्रिएटर्स, कंटेंट इकोनॉमी को, ठीक है, यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। वी नो दिस, यू आर वेटिंग टू एक्सप्लेन द बजट बट इन मीम्स। ठीक है, तो ये जो बजट है मैंने समझ लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। आपको बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है, यहाँ पर बजट को एक्सप्लेन किया जाएगा। बिल्कुल आप इस चीज की निश्चिंत रहें, बस यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। आपको ये वीडियो जो है वो ढंग से देखनी है, आराम से देखनी है, एट द नॉर्मल पेस। ठीक है, अब हम यहां पर बात करें, एक हमारा जो संविधान है, उस संविधान में जो बजट की बात करी गई है, सबसे पहले आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के माननीय राष्ट्रपति के बिहाफ पर बजट को पेश किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन है इसमें थोड़ी असमंजस है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पर यूपीएससी के आंसर की के अकॉर्डिंग जो बजट है वो बेसिकली यहाँ पर यूपीएससी का ऐसा कहना है कि प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर पेश किया जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर lays down the budget on the table of the parliament on behalf of the prime minister। प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर जो है फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पेश करती हैं। तो यहां पर इन दोनों चीजों को ही आप ध्यान में रखेंगे, चाहे अगर स्टेटमेंट में प्रेसिडेंट दिया जाए या प्राइम मिनिस्टर दिया जाए, दोनों ही केसेस में आपको सही लगाना है, क्योंकि यहां पर यूपीएससी ने इस चीज को सही माना है, प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। ठीक है, अब हम बजट की स्टेजेस की बात करें, स्टेजेस एंड एनेक्टमेंट। कि बजट जब पेश होता है तो किस तरह से पेश होता है, ठीक है, ये आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। पहला स्टेप होता है प्रेजेंटेशन ऑफ बजट। बजट को सदन में पेश किया जाता है। क्या किया जाता है? बजट को सदन में पेश किया जाता है। ये सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ पर। इसके बाद होता है सदन में एक जनरल डिस्कशन होता है। सदन में जनरल डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है एमपीज के द्वारा। ठीक है, दीज आर द टू स्टेप्स। इसके बाद हम बात करें तो बजट जनरल डिस्कशन के बाद इस बजट की पूरी स्क्रूटनी की जाती है डिपार्टमेंटल कमिटीज के द्वारा। ठीक है, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमिटीज। जो डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं पार्लियामेंट की, वो कमिटीज इनकी स्क्रूटनी करती हैं, देखती हैं बजट में चीजें सही हैं या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद वोटिंग होती है फॉर डिमांड्स ऑन ग्रांट्स। जो सरकार पैसा अनुमान लगा रही है, ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। बेसिकली हमने बजट में क्या किया, बजट में हमने ये बताया कि खर्चा होगा। क्या होगा भाई? खर्चा होगा। सरकार आने वाले वर्ष में कुछ खर्चा करेगी। ठीक है, सरकार विल, द गवर्नमेंट विल स्पेंड समथिंग। अब इस खर्चे की पूर्ति के लिए क्या होगा, जो सरकार का राजकोष है जिसके अंदर पैसा रखा जाता है, इस कोष के अंदर से पैसा निकाला जाएगा।
इस खर्चे को पूरा करने के लिए भाई यहां से पैसा निकाला जाएगा। ये है आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कैसे समझेंगे आप इस चीज को? लेट्स कम टू हमारे ट्रिप वाले एग्जाम्पल पे वापस आते हैं। यहां आप देखेंगे, आपने अनुमान, यहाँ पे आपने एस्टिमेट लगाया कि भाई 10,000 हम अपने पेरेंट्स से ले लेंगे और 5,000 ग्रैंड मदर से ले लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर पेरेंट्स इस चीज को मना कर दें कि हम 10,000 रुपए नहीं देंगे, ठीक है। ग्रैंड मदर यहाँ पर मना कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वोटिंग, एक तरह से सरकार के केस में क्या होता है, यहाँ पर होती है वोटिंग, ठीक है। इस पूरे पैसे को जुटाने के लिए, इसमें से पैसे को निकालने के लिए यहां पर की जाती है वोटिंग पूरे एमपीज के द्वारा, ठीक है। जो सदन के एमपीज प्रेजेंट होते हैं, वहां पर सरकार ने जो भी एस्टिमेट लगाया उस पर वोटिंग होती है कि हाँ भाई आप इतना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर वोटिंग होती है। वोटिंग होने के बाद यहां पर अप्रोप्रिएशन बिल को पास किया जाता है, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल। और ये बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पास हुए, बिना अप्रोप्रिएशन बिल के पास हुए पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाला जा सकता, याद रखिएगा। और प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नेसेसरी, प्रेसिडेंट की पहले अनुमति लेनी पड़ती है, तभी यहां पे आप पैसा निकाल सकते हैं, प्रायर रिकमेंडेशन। और इसके बाद फाइनेंस बिल यहां पर फाइनली जो है वो पास माना जाता है और सरकार अल्टीमेटली पैसा यहां से निकाल लेती है। ये स्टेजेस होती हैं बजट को पेश करने में, ठीक है। जो बजट पेश किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। बजट को सबसे पहले प्रेजेंट किया जाता है, सदन में रखा जाता है बजट को फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसे संविधान में लिखा है। लेकिन यूपीएससी ने अपने आंसर कीज में कहा है कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बिहाफ पर यहां पर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बजट को पेश करती हैं। उसके बाद सदन में जनरल डिस्कशन होता है। डिस्कशन होने के बाद जो डिपार्टमेंट की कमिटीज होती हैं, डिपार्टमेंटल कमिटीज होती हैं, पूरे बजट की जांच करती हैं अच्छी तरह से। और यहां से बजट स्क्रूटनाइज जब हो जाता है उसके बाद वोटिंग होती है सदन में। लोकसभा में होती है, याद रखिएगा, राज्यसभा में नहीं होती है, ओनली इन लोकसभा। राज्यसभा डज नॉट हैव एनी से ऑन दिस। राज्यसभा में डिस्कशन हो सकता है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होगी। इसके बाद अप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फाइनेंस बिल यहां पे पास हो जाता है और इस तरह से सरकार जो है पैसा निकालती है और आने वाले वर्ष में जो भी एस्टिमेट लगाया है उस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो है यहां पर पैसा खर्च किया जाता है। तो आपने यहां पर देखा जो हमारा बजट है, क्या है, बजट। बजट के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है, बजट के कुछ पार्ट्स होते हैं। बजट के प्रमुख पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है यहां पर बजट स्पीच। बजट स्पीच एक पार्ट होता है बजट का, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक पीवाईक्यू है हमारे पास जो कि अभी हम देखेंगे। बजट स्पीच यहां पर होती है। इसके अलावा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है यहां पर पेश किया जाता है। इसके अलावा डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक है, हमने देखा डिमांड फॉर ग्रांट्स कि भाई कितना पैसा सरकार यहां पर निकालेगी, ये इस बजट का पार्ट होता है। इसके अलावा बजट का पार्ट होता है अप्रोप्रिएशन बिल। अप्रोप्रिएशन बिल भी जो है बजट का पार्ट होता है, अप्रोप्रिएशन बिल, जो कि प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट के द्वारा ही हमें पास कराना होता है। बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के बिल पास नहीं किया, बिल को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया जाता, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इसके बाद फाइनेंस बिल, यहां पर साथ में फाइनेंस बिल भी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग ओवर हियर दैट, लेट्स टेक न्यू पेज। इसके अलावा बिल का पार्ट होता है, एक होता है आपका एक्सपेंडिचर बजट। बजट में एक होता है आपका एक्सपेंडिचर बजट, मतलब कितना खर्चा होगा, खर्चा शो करने वाला बजट। और एक होता है
रिसीट बजट, कि कितना पैसा आएगा, वो वाला बजट यहां पर पेश किया जाता है। इसके साथ यहां पर बजट एट अ ग्लांस, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, बजट एट अ ग्लांस, ये एक डॉक्यूमेंट यहां पर पेश किया जाता है। और बजट आउटकम, बजट आउटकम यहां पर पेश किया जाता है। ये होते हैं बजट के पार्ट्स। अब एक एफआरबीएम एक्ट आया था, ठीक है, एफआरबीएम एक्ट 2003 में ये एफआरबीएम एक्ट आया था। इसमें 3 डॉक्यूमेंट्स को कंपलसरी किया गया था कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स भी बजट के साथ ही आपको पेश करने होंगे। तो एफआरबीएम एक्ट के तहत एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, ये पहला पार्ट होता है जो एफआरबीएम एक्ट में लिखा हुआ है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, ये एक्ट में लिखा हुआ है, एफआरबीएम एक्ट में। दूसरा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, ये एफआरबीएम एक्ट के तहत पेश किया जाता है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है। ये 3 चीजें जो हैं ये एफआरबीएम एक्ट के तहत पेश की जाती हैं, ठीक है। इनका संविधान में ये चीजें नहीं लिखी हैं, ये 3 स्टेटमेंट पेश किए जाते हैं बजट के साथ, लेकिन ये चीजें संविधान में नहीं लिखी हैं, ये एफआरबीएम एक्ट जो है उसके तहत दी जाती हैं। पहले क्या होता था, 1964 तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे ये एक साथ प्रेजेंट किए जाते थे, बजट के साथ इकोनॉमिक सर्वे को भी पेश किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद क्या हुआ, यहां से इकोनॉमिक सर्वे को हटा दिया और बोला गया बजट से एक दिन पहले, एक दिन पहले, 1 डे बिफोर इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया जाता है, ठीक है। एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को यहां पर रिलीज किया जाता है, ऐसा 1964 में डिसाइड किया गया था। इसके साथ ही 2017 तक यहां पर 2 बजट आते थे, एक आता था आपका यूनियन बजट और एक रेलवे बजट अलग से आता था। लेकिन यहां पर रेलवे बजट को इसी में कंबाइन कर दिया गया और 2027 के बाद सिर्फ एक ही बजट हमारे सामने पेश किया जाता है, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई हो। क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं प्रीवियस ईयर, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरह से पढ़ना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहां पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बेसिकली 2016 में पूछा गया था, ठीक है। कौन से इन स्टेटमेंट्स में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बजट आता है वो कैपिटल बजट का पार्ट है, कैपिटल बजट का यहां पर कौन सा पार्ट है, ठीक है। यहां पर हमने देखा था बजट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहां पर कैपिटल, अब आपको समझना होगा कैपिटल बजट क्या होता है। बेसिकली देखो 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होती है कैपिटल, देखो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग क्लियरली। एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा करेगी, सरकार खर्चा करेगी और सरकार को उस खर्चे को करने के लिए कहीं से पैसा मिलेगा। एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स 2 तरह की चीजें होती हैं। एक्सपेंडिचर भी 2 तरह का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिसमें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा जो है खर्च किया जाता है। इसमें हम बेसिकली क्या कंसिडर करते हैं, लॉन्ग टर्म हमारे जो इन्वेस्टमेंट होते हैं,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए एक लायबिलिटीज को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे लायबिलिटीज को क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी से लोन लें, बहुत बड़े अमाउंट में हम किसी से लोन ले रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर हमारी लायबिलिटीज जब क्रिएट हो जाती हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक होता है रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर छोटा मोटा खर्चा जो सरकार का होता है, डे टू डे जो खर्चा होता है, ठीक है, जैसे सैलरी वगैरह देना, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनकी सैलरीज इसका पार्ट होती हैं, ये आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रिसीट भी दो तरह की होती है, एक होती है कैपिटल रिसीट्स और एक होती है रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे क्या है। कैपिटल रिसीट, बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट में पैसा जब हमें मिले, ठीक है, इंटरेस्ट, किसी लोन पर हमें इंटरेस्ट मिलना, वो होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू, रेवेन्यू हमें छोटा मोटा जब पैसा मिलता है, ठीक है, ज्यादा बड़े अमाउंट का पैसा नहीं, अमाउंट सब में ही ज्यादा होता है, लेकिन कैपिटल के कंपैरिजन में रेवेन्यू जो होता है वो थोड़ा कम अमाउंट का रिसीव्ड होता है। रेवेन्यू रिसीट इज कि जब हमें पैसा मिल रहा है, और उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, लेट्स एक्सप्लोर क्या होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर कैपिटल बजट के द्वारा। कैपिटल बजट में क्या क्या चीजें आएंगी, कैपिटल बजट में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा और कैपिटल रिसीट्स आएगा, ठीक है, दोनों ही चीजें। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी। क्या रोड हम 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 5 साल के लिए बनाते हैं, या बहुत लंबे समय के लिए बनाते हैं। मशीन कोई खरीदते हैं, क्या हमारा मशीन खरीदने का उद्देश्य होता है 1 साल बाद हम उसे डिस्कार्ड कर देंगे, या फिर मशीन का उद्देश्य होता है कम से कम 20-30 साल वो मशीन चलेगी। आप एक कार खरीदते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, कैपिटल का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कैपिटल का पार्ट है जहां पे हम एसेट्स ले रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मशीन बना रहे हैं। बिल्डिंग हम 1-2 साल के लिए तो नहीं बना रहे हैं, हम चाहते हैं बिल्डिंग कम से कम, अब जैसे अभी रिसेंटली जो राम मंदिर इनॉग्रेट किया गया, वहां पर एस्टिमेट लगाया गया ये जो राम मंदिर है वो एटलीस्ट 1000 साल तक प्रिजर्व रहे, ऐसा, ठीक है। तो 1000 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बजट, ठीक है, तो ये कैपिटल बजट का पार्ट होगा। लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से हम लोन ले रहे हैं, तो ये भी पार्ट होता है, क्योंकि लोन जो लिया जाता है वो बड़े अमाउंट में लिया जाता है। लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यस ऑफ कोर्स, ठीक है। इस तरह की जो चीजें होती हैं वो आपको समझना है। हम धीरे धीरे करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मेरा मोटिव यहां पर आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाने का ये है कि आप फोकस करें कि बजट में हमें क्या, किस चीज पर ध्यान देना है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, ये 2020 में ये सवाल पूछा गया था, 2016 के बाद 2020 में ये सवाल पूछा गया। अलोंग विद बजट, बजट के साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं डॉक्यूमेंट्स को पेश करते हैं पार्लियामेंट में, जिनमें होता है द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो होता है ये बजट के साथ पेश किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, किस के द्वारा ऐसा बनाया गया था। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, क्या ये एक रीति रिवाज जो है चला आ रहा है बहुत पुराने समय से, क्या ऐसा आर्टिकल 112 में और आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है संविधान के, क्या ये संविधान के 100 आर्टिकल नंबर 113 में लिखा हुआ है, या फिर ये एफआरबीएम एक्ट 2003 का पार्ट है, प्रोविजन ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ऑफिशियली यू कैन गेस द आंसर, आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है 2024 का। बजट से रिलेटेड, यूनियन बजट से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए हैं, और यहां पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा है यहां पर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो बजट को ले करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ले करते हैं बिफोर बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट को पेश करते हैं। सही है या गलत है, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है। यूनियन लेवल पर, केंद्र सरकार के लेवल पर, नो डिमांड्स फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी पैसा बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के, बिना प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के नहीं निकाला जा सकता। दोनों स्टेटमेंट अभी हमने 2-3 मिनट पहले ही डिस्कस किए हैं।
इसका आंसर प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। तो यहां से आपको ये चीज एक अनुमान लगा होगा किस तरह के क्वेश्चन जो हैं यूपीएससी में पूछे जाते हैं। मोर और लेस ये स्टैटिक जो चीजें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इस साल के बजट पर आ जाते हैं अब डायरेक्ट कि इस साल का बजट जो है क्या रहा। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इस साल के बजट में। इस साल का जो बजट है उस बजट का जो अनुमान है बहुत बड़ा अमाउंट है, 53.47 लाख करोड़ रुपीस। लगभग लगभग यहां पर बात करी जाए 53.5 लाख करोड़ रुपीस का जो बजट है इस बार पेश किया गया है। पिछली साल का जो बजट था लगभग 50 लाख करोड़ का बजट था। इस साल का जो बजट है 53 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। अब यहां पर आप इस स्क्रीन पर ये देख रहे होंगे, ठीक है, यहां क्या हो रहा है, बजट का इतना साइज है 53 लाख करोड़ रुपीस है। इस तरफ दिखाया गया है कि ये जो 53 लाख करोड़ रुपीस हैं ये हम खर्चा करेंगे इन सब पोर्शंस में। फॉर एग्जाम्पल हम जो स्कीम्स निकालेंगे उसमें लगभग 21.21 लाख करोड़ खर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी जो हमारे ट्रांसफर्स होंगे उसमें कितना 30.26% खर्चा करेंगे। कहां पर सरकार ने बताया, इकोनॉमिक सर्विसेज में, फर्टिलाइजर्स में, फूड में, पेट्रोलियम में कहां खर्चा किया जाएगा, ये चीजें सरकार ने बताई हैं। और पैसा कहां से आएगा, तो पैसा कहां से आएगा, एक तो कैपिटल रिसीट होगी। पैसा जो है कैपिटल रिसीट के फॉर्म में जो बड़ा पैसा यहां पर आएगा वो यहां पर इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिसीट, सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है। कैपिटल रिसीट की बात करें हम यहां पर मार्केट लोन से कितना पैसा आ रहा है, एनडीसीआर से, स्मॉल सेविंग्स प्रोविडेंट फंड से कितना पैसा आ रहा है। और फिर रेवेन्यू रिसीट की हम बात करें, दो तरह के रेवेन्यू रिसीट होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू रिसीट, ठीक है, जैसे कि यहां पर यूनियन की एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इस तरह की चीजें होती हैं। और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो रेवेन्यू जिसमें जिनका क्या बोलते हैं टैक्स के अलावा, जैसे डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट से हम कितना कमा पा रहे हैं, पीएसयूज के, भाई हमने शेयर जो हैं वो बेच दिए सरकार ने, तो वहां से कितना पैसा आ रहा है, पैसा आया। टोटल हम पैसा कितना कलेक्ट करेंगे इस साल के बजट में, 53.47 लाख करोड़ रुपीस इस साल हम इकट्ठा करेंगे और इतना हमारा खर्चा होगा, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, अब आप यहां पर देखेंगे सबसे पहले बजट एट अ ग्लांस, एक जैसा हमने डिस्कस किया था ना, बजट एट अ ग्लांस जो है यहां पर सरकार पेश करती है, बजट एट अ ग्लांस सरकार के द्वारा यहां पर पेश किया जाता है। अब यहां पर आप देखिए, ठीक है, जो सरकार ने ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट निकाला है उस डॉक्यूमेंट में सरकार ने लिखा है कि कहां से पैसा आने वाला है और कहां को पैसा जाने वाला है। ठीक है, यहां पर बजट के एस्टीमेट लगाए गए हैं कि भाई इतना एस्टीमेट लगा रहे हैं, हम अनुमान लगा रहे हैं। रेवेन्यू रिसीट कि हमारा रेवेन्यू से कितना पैसा आएगा, टैक्स से कितना पैसा आएगा और नॉन टैक्स से। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करेंगे हम, उससे कितना पैसा आएगा, लगभग 35। ठीक है, टैक्स से हम यहां पर देख रहे हैं लगभग लगभग 35 करोड़, सॉरी 35 करोड़ रुपीस यहां पर लगभग टैक्स से हमें मिलेगा, सरकार को मिलेगा। ठीक है, और नॉन टैक्स से लगभग यहां पर मिलेगा आपको 6 करोड़ के आसपास। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे सरकार बोल रही है हम कितना 53.4 लाख करोड़ जो है वो खर्चा करेंगे, और यहां पर अभी हमारे पास लगभग लगभग 40 करोड़ जो है हम क्या कर रहे हैं, जमा कर पा रहे हैं यहां पर एस्टीमेट रिसीट के द्वारा। ठीक है, ये हो गया, इसके अलावा रेवेन्यू रिसीट हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे कैपिटल रिसीट, जो बड़ा पैसा हमारे पास आएगा, लोन्स की रिकवरी करेंगे हम, इतना अमाउंट लोन्स की रिकवरी होगी। बाकी जो रिसीट हमारे पास आएंगे, हम बोरो करेंगे, बोरोइंग का पैसा सबसे ज्यादा है, लगभग 17 करोड़ रुपए के आसपास सरकार यहां पर उधार लेगी। ठीक है, डोमेस्टिकली भी ले सकती है, अपने देश में से भी उधार ले सकती है, और फॉरेन मार्केट से भी यहां पर उधार लिया जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे क्या हो रहा है भाई, यहां पर लगभग 17-35 जो भी है। ठीक है, आप यहां पर ये देखेंगे सरकार ने जो कहा कि सरकार बोल रही है कि लगभग लगभग इतना लाख
करोड़ रुपीस का हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है ये, दिस इज द एक्सपेंडिचर, इतना एक्सपेंडिचर यहां पर सरकार करेगी। रिसीट्स की हम बात करें, रिसीट्स की अगर हम बात करें, लगभग यहां पर हमारे पास 40 लाख करोड़ रुपीस हमारे पास रिसीव होंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए आप, लगभग 14 लाख करोड़, ठीक है। इतना ये क्या चीज होती है, जो डिफरेंस होता है कि हमारा पैसा आ तो कम रहा है, हमारा खर्चा ज्यादा है, इस चीज को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। क्या बोला जाता है, फिस्कल डेफिसिट। इतना हम घाटे में हैं अभी, इतना घाटा है सरकार को, इस घाटे को की पूर्ति करने के लिए सरकार यहां पर बोरो करेगी। क्या करेगी सरकार, यहां पर बोरो करेगी अमाउंट को, ठीक है। ये बजट एट अ ग्लांस जो आपने टॉपिक, घबराइए मत इन चीजों को देखकर, ठीक है, हम बस समझ रहे हैं यहां पे, ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक चीज समझेंगे। सरकार तो यहां पर सरकार ने अनुमान लगाया, सरकार ने अनुमान लगाया कि सरकार आने वाले वर्ष में इतना खर्चा करेगी। जैसा हमने कहा ये बजट का डॉक्यूमेंट है, बजट के डॉक्यूमेंट में यहां पर बजट एस्टिमेट्स दिए जाते हैं, ठीक है, बजट एस्टिमेट्स दिए जाते हैं कि हमने पिछले साल कितना बजट एस्टिमेट दिया था और हकीकत में कितना खर्चा हुआ, एक्चुअल स्टेटमेंट। आने वाले वर्ष में 26-27 में हम कितना खर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो सरकार यहां पर बोल रही है, केंद्र सरकार का खर्चा, यहां पर हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे इतना खर्चा करेंगे, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे यहां पर इतना खर्चा करेंगे, बाकी केंद्र सरकार की स्कीम्स पर इतना खर्चा किया जाएगा, और इंटरेस्ट पेमेंट पे इतना खर्चा किया जाएगा, और बाकी हम जो है फाइनेंस कमीशन के ग्रांट्स इतने हो गए, सरकार ने अपना ब्यौरा दिया, भाई ऐसे ऐसे हम जो है खर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखेंगे आप, सरकार ने यहां पर रिसीप्ट भी दी है, एस्टिमेट कि हम पैसा आएगा कहां से। सरकार ने बोला टैक्स रेवेन्यू से पैसा आएगा, सबसे पहले हम टैक्स से कलेक्ट करेंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स से इतना पैसा आएगा, इनकम टैक्स से इतना आएगा, कस्टम एक्साइज ड्यूटी जीएसटी से लगभग इतना पैसा आएगा, और बाकी टैक्सेस से इतना पैसा आएगा। तो सरकार ने यहां पर बताया है कि कितना पैसा यहां पर आएगा, हम प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, यूनियन टेरिटरी से हमारे पास कितना आएगा। तो लगभग यहां पे सरकार ने ब्यौरा दिया है। नंबर्स कभी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं, नंबर्स यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं हो जाते, ये नंबर्स हर साल चेंज होते हैं, आपको बस ये चीजें जाननी है कि बजट में किस तरह से चीजें आती हैं। तो ये हमने देखा, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और सरकार से पैसा कहां पे जाएगा, ठीक है। ट्रेंड्स, डेफिसिट ट्रेंड की अगर हम बात करें, यहां पर हमने फिस्कल डेफिसिट समझा, डेफिसिट बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। यहां पर हम फिस्कल डेफिसिट की ही बात कर रहे हैं, बाकी रेवेन्यू डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो यहां पर अभी जो फिस्कल डेफिसिट चल रहा है वो 4.3% अनुमान लगाया जा रहा है कि आगने वाले वर्ष में हमारा जो डेफिसिट रहेगा, फिस्कल डेफिसिट रहेगा, वो 4.3 रहेगा। अब यहां पर देखिए, वर्ष 2020-21 में जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था, जो कर्जा था, वो 9.2% था, और इस वर्ष हम अनुमान लगा रहे हैं कि हमारा जो खर्चा है वो 4.3% रह जाएगा। आधे से भी कम हमने इसमें सक्सेस हासिल करी है, ठीक है। जो बीता हुआ वर्ष है उसमें हमने लगभग 4.4% जो है हमारा कर्जा रहा है। तो यहां पर हमने अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है हमारे फिस्कल डेफिसिट में। ये डेफिसिट ट्रेंड्स हैं। तो जो हमारा कर्जा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिरता जा रहा है, हम यहाँ पर समृद्ध होते जा रहे हैं। जो हमारे भारत है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, और उसका बजट आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज देखते हैं, पैसा कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है, ठीक है, क्या एस्टिमेट लगाया जा रहा है इस साल के बजट में, ये चीज आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यहां पर क्या हो रहा है, रुपी कम्स फ्रॉम, पहला स्टेटमेंट यहां पे कह रही है सरकार, सबसे पहले पैसा आ कहां से रहा है। सबसे पहले आपको ये समझ, ये 2025-26 का ग्राफ है, ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है इस साल सबसे ज्यादा पैसा कहां से आएगा। इस पूरे पाई चार्ट में आपको दिख रहा है सबसे बड़ा पोर्शन ये है, पैसा कहां से आएगा, सबसे ज्यादा पैसा आएगा हमारा बोरोइंग से,
लगभग 24%, 24% हम बोरो करेंगे, उधार लेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स से हमारा पैसा आएगा लगभग 21%। इनकम टैक्स के बाद कॉरपोरेशन टैक्स से आएगा लगभग 18%। तो इस साल एस्टिमेट क्या लगाया जा रहा है? सबसे पहला बोरोइंग, सबसे ज्यादा पैसा, इनकम टैक्स, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स। मेन 3 चीजें आप याद रखेंगे। यहां पर आप देखेंगे पैसा जाएगा कहां, तो सबसे बड़ा शेयर आप यहां पर देखेंगे, सबसे बड़ा शेयर यहां पर स्टेट्स के पास पैसा हम शेयर करेंगे। सरकार क्या करेगी? राज्यों में वितरित करेगी। कितना करेगी? लगभग 22% पैसा राज्यों में वितरित किया जाएगा। उसके बाद जो हमने लोन ले रखे हैं उन पे उनका हम भरपाई करेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे। 20% जो है इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ यहां पर जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर 17% जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स जो होती हैं वहां पर 17% लगभग हम खर्चा करेंगे। और बाकी खर्चा जो है इस तरह से यहां पर सरकार ने बताया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पे 8%, फाइनेंस कमीशन इतना। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर मेन 3 थिंग। सबसे पहला आपका स्टेट शेयर सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट के बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स यहां पर इस तरह से ये जो खर्चा है ये सरकार का होगा, पैसा आएगा और पैसा जाए। यस, तो अभी हमने क्या देखा? हमने बेसिक्स समझे, जो भी बजट था उसके हमने यहां पर बेसिक्स देखे। और किस तरह से हमने जाना बजट जो है, बजट में इस साल हमने कितना सरकार ने एस्टिमेट लगाया है, पैसा कितना आएगा और कितना पैसा जाएगा। अब बजट के कुछ की पॉइंटर्स देख लेते हैं यहां से, ठीक है। लेट्स लुक एट द की पॉइंटर्स ऑफ दिस ईयर्स बजट। इस साल का बजट जो आया है उसमें आप सबसे पहले देखिए यहां पर सरकार ने क्या कहा है। सरकार का सबसे पहला कहना है यहां पर यस, इस साल जो खर्चा होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा खर्चा किया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे। दिस ईयर द मेजर पोर्शन, सबसे ज्यादा खर्चा जो सरकार करने वाली है वो करने वाली है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। करोड़ में ये अमाउंट दिया है, लगभग लगभग 6,000 करोड़ रुपीस का यहां पे जो खर्चा होगा सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट पे होगा। उसके बाद डिफेंस सेक्टर पे यहां पर, उसके बाद जो है सबसे ज्यादा खर्चा यहां पर किया जाएगा। उसके बाद रूरल डेवलपमेंट एंड देन कम्स योर होम अफेयर्स, ठीक है। ये चीजें आप देख पा रहे होंगे यहां पे। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, आप इस चीज को लिख लीजिए। सबसे पहला जो खर्चा किया जाएगा वो किया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पे यहां पर खर्चा किया जाएगा, इसे लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट डाउन। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, लेट्स राइट इट। सबसे ज्यादा इस बार खर्चा किया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे, उसके बाद डिफेंस पर, उसके बाद रूरल सर्विसेज पर, एंड देन कम्स योर होम अफेयर्स। इस पर जो है इस बार सबसे ज्यादा खर्चा यहां पर किया जाने वाला है। होप यू गॉट दिस पॉइंट, आपको ये चीज समझ में आई हो, ठीक है। बजट का डॉक्यूमेंट जो है हमारे लिए समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जस्ट अ सेकेंड। यस, मूविंग अहेड, इस चीज को देख लेते हैं।
आप इस डॉक्यूमेंट में देख पा रहे होंगे, नाउ मूविंग अहेड। ओके, सबसे पहला सबसे ज्यादा खर्चा इस बार होने वाला है ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। देन डिफेंस सेक्टर में खर्चा होगा, रूरल डेवलपमेंट में, होम अफेयर्स में, देन कम्स योर एलीड एग्रीकल्चर एंड एलीड एक्टिविटीज। जो कृषि में खर्चा होगा वो 5वें नंबर पे होगा। सबसे ज्यादा खर्चा हम करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, उसके बाद डिफेंस सेक्टर में खर्चा होगा, देन आपका रूरल सेक्टर में खर्चा होगा, उसके बाद होम अफेयर्स, अपने जो हमारे गृह के जो भी अफेयर खर्चे हैं उनमें किए जाएंगे, डोमेस्टिक खर्चे, उसके बाद एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो ये हमारा खर्चे का ब्यौरा है कि किस तरह से यहां पर खर्चा किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, इसी में आगे चलते हैं, ठीक है। Is it not moving? यस, इस साल का जो बजट है, ठीक है, इस साल का जो बजट है वो बजट, इस साल के हमारे बजट का थीम है विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद इंक्लूजन। हम सबका साथ सबका विकास पे फोकस करने वाले हैं, और यहां पर विकसित भारत जो है इस बार की थीम है हमारे बजट की। इस बार बजट की थीम है विकसित भारत। विकसित भारत पर हमने यहाँ पर बात करी है सरकार ने, और यहाँ पर 3 चीजों पर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी ने 3 चीजें यहाँ पर बताई हैं। एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस पे बात करी जा रही है कि हम भाई काम करेंगे। जो हमारा एम्बिवेलेंस होता है, फीलिंग ऐसी कि हम काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं, ये आपदा हर बार है, इस तरह की जो असमंजस में हम रहते हैं, असमंजस में नहीं रहेंगे, हम भाई काम करके दिखाएंगे। रिफॉर्म ओवर रेटोरिक, कि हम भाई रिफॉर्म करेंगे, ठीक है, सिर्फ बातें नहीं करेंगे, काम करके दिखाएंगे। पीपल ओवर पॉपुलिज्म, ठीक है, लोगों का सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक बजट इस बार का ये बोला जा रहा है, ठीक है। इस पर हम बात करें, एम क्या है सरकार का यहां पर, तो हमारा एस्पिरेशन को अचीवमेंट में तब्दील करना, ठीक है, परफॉर्मेंस, बेसिकली काम पर ध्यान देना, सरकार ने यहां पर ये बातें कही हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बस इंग्लिश लिखी हुई है बड़ी बड़ी। हाई ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 7%। देखो, हम इतने सालों, इतने महीनों से हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारा इस बार की जीडीपी रहने वाली है वो लगभग 7.4% के आसपास, लगभग 7% के आसपास जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी, ठीक है। 7.33% जो हमारी ग्रोथ रेट इस बार हमने एस्टिमेट करी है, ठीक है। अब ये हमने बोला कि इस बार की जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो 7% के आसपास रहेगी। अब इस ग्रोथ रेट में हम कैसे इस ग्रोथ रेट को अचीव करेंगे? सबसे पहले हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी पर यहां पर फोकस करेंगे। कैसे फोकस करेंगे भाई? हम शांति बिल लेकर आए, शांति बिल लेकर आए, ये अब एक्ट में तब्दील हो जाएगा। क्रिटिकल मिनरल के इंपोर्ट पे हम अपने डिपेंडेंस घटा देंगे। यहां पे हम क्या करेंगे? हम एक्सपोर्ट करेंगे, चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे, वही कि हम बातें कम करेंगे और काम ज्यादा करेंगे, ठीक है। फिस्कल प्रूडेंस बनाएंगे। फिस्कल प्रूडेंस बेसिकली हम क्या करेंगे? पूरा इस तरह से एक एटीट्यूड रखेंगे कि यहां पर जो हमारा खर्चा है वो हम ऐसा रखें जिसमें हमारा इंपोर्ट जो हो वो कम हो और एक्सपोर्ट जो है ज्यादा हो, ठीक है। मॉनेटरी स्टेबिलिटी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करेंगे, सिटीजन्स को बेनिफिट मिले, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, ये हम इस तरह की चीजें बनाएंगे, यहां पर ऐसा सरकार का कहना है। निर्मला सीतारमण जी ने एक चीज यहां पर कही कि इस बार का जो बजट है ये युवा शक्ति ड्रिवन बजट है। युवा शक्ति ड्रिवन बजट, इस बजट में युवा शक्ति पर फोकस किया गया है कि किस तरह से जो हमारे मिलेनियल्स और जेनजीज हैं,
ठीक है, जनरेशन जी और मिलेनियल्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा मिले, ऐसी बात यहाँ पर करी गई है। तो सरकार ने यहाँ पर कहा है कि इस चीज का हम संकल्प लेते हैं और यहाँ पर हम 3 कर्तव्य करेंगे, 3 हमारी ड्यूटीज हैं, 3 कर्तव्य हैं हमारे। देयर आर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 3 कर्तव्य हैं हमारे जो हमें फुलफिल करने हैं। पहला कर्तव्य है कि हम जो इकोनॉमिक ग्रोथ चलती आ रही है उसको आगे लेकर जाएंगे। जो भी अभी हमने ग्रोथ देखी है, हमने देखा जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 9.2 से गिरकर 4.3 पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे भाई, जो ग्लोबल डायनेमिक्स चल रही हैं, ट्रंप साहब जो टैरिफ लगा रहे हैं, उससे हमारी इकोनॉमी बची रहे, हम कंपटीशन झेलते रहें और प्रोडक्टिवली हम काम करते रहें। दूसरा बात यहां पर करी गई है कि लोगों की एस्पिरेशन को फुल करना है। ठीक है, यहां पर ह्यूमन पोटेंशियल पर बात करी गई, ह्यूमन कैपिटल पर हम फोकस करेंगे यहां पर। ठीक है, लोगों को यहां पर हम क्या करेंगे, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उनको फुलफिल किया जाएगा। थर्ड, सबका साथ सबका विकास पर यहां पर किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। देश का हर राज्य आगे बढ़ेगा, देश का हर नागरिक आगे बढ़ेगा, यहां पर ऐसी बात करी गई है इस बजट में। ठीक है, बजट में सबसे इंपॉर्टेंट जो जिस चीज पर फोकस किया गया है इस बार, वो फोकस किया गया है रिफॉर्म पर, कि हम भाई रिफॉर्म करेंगे सोसाइटी में। ठीक है, हम रिफॉर्म करेंगे इकोनॉमी में, हम हर तरह से रिफॉर्म जो है करते रहेंगे। जैसा हमने पढ़ा है शांति बिल, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में हमने बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस लाने के सोचे हैं। इस तरह से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर रूफटॉप पैनल्स, हर घर सोलर पैनल लगाने वाली जो स्कीम्स है, इस तरह के रिफॉर्म्स जो हैं हम करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है, यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है हम करेंगे। बहुत भारी अंग्रेजी लिखी हुई है, यू नीड नॉट, आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है, बेसिक सिंपल चीजें हैं। क्या है, सरकार ने कहा है 350 से ज्यादा हम रिफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे जीएसटी सिंप्लीफाई कर दिया हमने, लेबर कोड्स लेकर आए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लेकर आए, हम बेसिकली रिफॉर्म अच्छा काम कर रहे हैं। हाई लेवल कमेटी यहां पर बनी, डीरेगुलेशन पर यहां पर काम किया गया। ठीक है, अब सरकार का कहना है जो हमारा ग्रोथ है, जस्ट अ सेकेंड, वो ग्रोथ रहेगी इन पिलर्स पे। जो हमारा ग्रोथ के जो पहिए होंगे वो क्या होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें सस्टेन करके रखना है। ठीक है, जो हमारा जो जीडीपी हमने एस्टिमेट करी है 7% पे, उस जीडीपी को हम यहां पर मेंटेन करके रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ पर हम फोकस करके रहेंगे। ग्रोथ की जो फाउंडेशन है, ग्रोथ की फाउंडेशन को हम मजबूत करेंगे, नींव जो है उसको मजबूत करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट पे हम यहां पर बात करेंगे, लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, युवाओं को इन्वॉल्व करेंगे, जनरेशन जी, जेन जीज को इन्वॉल्व करेंगे, गवर्नेंस में लोगों का ट्रस्ट डेवलप करेंगे, लोगों का भरोसा जो है वो डेवलप होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने में लोगों को कठिनाई ना आए, और ईज ऑफ लिविंग, एमएसएमई, हर देश का हर आम नागरिक, स्पेशली जो यंग जनरेशन्स हैं, ठीक है, जेनजीज, यहां पर बिजनेस करने से हिचकिचाए ना, उन्हें हम पूरा सपोर्ट देंगे, मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाएगा, उनके लिए फंड बनाया जाएगा यहां पर। और बात करी गई है यहां पर फाइनेंशियल मैटर्स की। ठीक है, तो बात करें सबसे पहले जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको कैसे सरकार टैकल करेगी। सरकार ने यहां पर बोला है हम मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देंगे। अब ये बात ध्यान से सुनने वाली बात है और इस बात को आपको आत्मसात करना है। देखिए, इंडिया क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है भारत। अगर हम भारत में ऑटोमेशन ले आए, ठीक है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान ना दें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ढंग से ना ध्यान दें, तो यहां पर बेरोजगारी की जो समस्या है वो बढ़ सकती है। इसलिए हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां पर सबसे ज्यादा रोजगार दिया जाता है, उस सेक्टर पर हमारा इन्वेस्टमेंट जो हो वो सबसे ज्यादा हो। तो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है बहुत ज्यादा यहां पर काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं, देखो, ये अभी सरकार ने एस्टिमेट दिया है, बताया है कि इस तरह से काम किया जाएगा। क्या काम होगा वो धीरे धीरे हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस करेंगे, और जैसे जैसे इन चीजों पे काम होगा हम उनकी डिटेल्स में जाएंगे। सबसे पहले यहां पर सरकार के द्वारा बात करी गई बायोफार्मा शक्ति। हम मेडिसिन के फील्ड में, ठीक है,
उसमें हम क्या करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएंगे, दवाइयों को मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर इंडिया जो है वो वर्ल्ड लीडर बनेगा फार्मास्यूटिकल्स में। जब ईयू इंडिया रिलेशंस, जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, तो आपको याद होगा ईयू इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो मेजर इंडस्ट्री थी यहाँ पर, क्योंकि इंडिया जो है यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स में बहुत अच्छा काम कर सकता है। यहाँ पर हाईटेक टूल रूम्स बनाए जाएंगे, ठीक है। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, आपने मूवीज में देखा होगा, सामान को इधर एक जगह से दूसरी जगह जब हम शिप से ले जाते हैं तो बड़े बड़े कंटेनर्स में ले जाया जाता है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा होगा जहां पर शिपयार्ड्स में कंटेनर रखे हुए हैं बड़े बड़े, वही कंटेनर मैन्युफैक्चर करेगा भारत। भारत वर्ल्ड लीडर बनेगा इन कंटेनर्स को बनाने में। भाई इन कंटेनर को बनाने में भी बहुत खर्चा लगता है, और जब हम यहाँ पर सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे और ग्लोबल लीडर बन जाएंगे तो यहाँ पर हमारा जो रेवेन्यू जनरेट है, रोजगार भी यहाँ पर होगा, इस इंडस्ट्री में रोजगार भी जनरेट होगा, रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ठीक है। इस पर काम करेगी सरकार। सरकार ने टेक्सटाइल्स पर काम करेगी, ठीक है, टेक्सटाइल और गारमेंट्स पर। अगेन ईयू इंडिया एफटीए जो हुआ था वहां पर भी टेक्सटाइल्स की बात करी गई थी। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जहां पर विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा है। टेक्सटाइल गारमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में विमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होता है। महिलाएं, ज्यादातर रोजगार जो होते हैं महिलाओं के वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मील्स में ही होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करने की सरकार ने बात करी है। एक स्कीम लाएगी सरकार जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इनका मैन्युफैक्चर भारत में हो, ऐसी स्कीम सरकार लेकर आएगी, ठीक है। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमें आगे बढ़ाना है। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट से रिलेटेड भी स्कीम लेकर आएंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स गुड्स जैसे बैट, रैकेट्स, बैडमिंटन के जो रैकेट होता है, इस तरह के जो स्पोर्ट्स गुड हैं, जो कि खेल स्पोर्ट्स में जो सामान यूज होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी भारत यहां पर करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा यूपी का जो मेरठ है, मेरठ जिला है, यहाँ के स्पोर्ट्स गुड जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसको हम स्पोर्ट्स गुड्स को एक्सपोर्ट क्वालिटी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। यहां पर केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड केमिकल बनाने की 3 ऐसी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े पार्क जो हैं, मेगा पार्क यहां पर स्थापित किए जाएंगे। रेयर अर्थ एलिमेंट पर हम काम करेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स, इसकी रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा चाइना से हम सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट जो है इंपोर्ट करते हैं, और हमारा इस साल बजट का उद्देश्य है हम अपने इंपोर्ट्स को कम करें, एक्सपोर्ट को ज्यादा करें, तो रेयर अर्थ एलिमेंट पर यहाँ पर काम किया जाएगा। इसके साथ सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा आने वाले फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये काम यहाँ पर इस साल सरकार करेगी। टैक्स रिफॉर्म्स यहां पर किए गए हैं। कुछ मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें यहां पर ड्यूटी पेमेंट को कम कर दिया गया है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ठीक है। माइक्रोवेव अवन्स के मैन्युफैक्चरिंग में जो पार्ट यूज होते हैं, माइक्रोवेव अवन आपने देखा होगा जिसमें आप लोग केक्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उन माइक्रोवेव अवन्स के जो पार्ट होते हैं उन पे हमने ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो बिल्कुल 0% कर दी है। कोई भी कस्टम ड्यूटी उस पर नहीं लगेगी। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, भाई प्लेन्स और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी पार्ट्स हमारे आएंगे इंडिया में, उन पे भी बेसिक कस्टम ड्यूटी यहां पर 0 कर दी गई है, हटा दी गई है, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है एयरक्राफ्ट पार्ट्स में हटा दी गई है। इस तरह से बहुत सारी चीजों में हमने यहां पर क्या किया है, सरकार ने कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है। दूसरी चीज यहां पर सरकार ने बोला है, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एमएसएमई, मीडियम स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु उद्योग जो होता है उनको हम चैंपियंस बनाएंगे, उनके लिए हम करेंगे, सपोर्ट करेंगे। सबसे ज्यादा जो मिलेनियल्स और जनरेशन जेनजीज लोग हैं, जो हमारी सबसे ज्यादा यूथ जो है,
उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ फंड बनाएंगे, लगभग 10,000 करोड़ का हम एक फंड बनाएंगे, एक तिजोरी बनाएंगे जिसमें हम 10,000 करोड़ रुपए रखेंगे, और जो भी यहां पर यंग एंटरप्रेन्योर अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज शुरू करना चाहता है, उसे हम यहां पर क्या करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे, मॉनेटरी वैल्यू यहां पर प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यहां पर सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड भी जो है उसमें 2,000 करोड़ और ज्यादा ऐड कर दिए गए हैं। ये रिस्क फंड होता है, भाई आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसमें बीच में कोई रिस्क आ गया, उस रिस्क की पूर्ति के लिए भी यहां पर एक फंड बनाया गया है ताकि एमएसएमई सेक्टर को यहां पर सपोर्ट किया जा सके। इसके अलावा कॉर्पोरेट मित्रास जैसी स्कीम हम लेकर आएंगे। कॉर्पोरेट मित्रास क्या होते हैं, आपने देखा होगा, एक होते हैं टीयर 1 सिटीज जैसे चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, ठीक है, बेंगलुरु। एक होती हैं टीयर 2 सिटीज जो कि टीयर 1 के नीचे आती हैं। एक होती हैं टीयर 3 सिटीज जिनमें बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ होता है। अब जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज होती हैं वहां पर फैसिलिटीज कम होती हैं, रोजगार के जो अवसर होते हैं वो कम होते हैं। अब ऐसी जो टीयर 2 और टीयर 3 जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, वहां पर हम क्या करेंगे, कुछ ट्रेंड लोगों को भेजेंगे जो कि उनको मदद करें कॉर्पोरेट की फील्ड में, बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस को कैसे शुरू करें। आपको बिजनेस शुरू करना है अपने ही क्षेत्र में, अपने ही शहर में, तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। इस तरह से कॉर्पोरेट मित्र की जो स्कीम है वो लाई जाएगी। जैसे किसान मित्र, किसान को हेल्प करने के लिए किसान मित्र स्कीम लेकर आए थे, ठीक है। इसके अलावा यहां पर एमएसएमईज को हम ट्रेड स्कीम के सहारे सहायता देंगे। क्या होता है यहां पर आप इस चीज को समझेंगे, ये सपोज कोई एमएसएमई फैक्ट्री है, ठीक है, ये है एमएसएमई। अब ये क्या करती है, ये यहां पर एक अपने कस्टमर को, बड़ी कंपनी को यहां पर सप्लाई करती है, अपना सामान, प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब जनरली क्या होता है, ये जो सप्लायर हो, यहां पर जो रिसीवर होता है, ये पैसा देने में लगभग 2 से 3 महीने का समय लगा लेते हैं। लेकिन एमएसएमई सेक्टर में क्या होता है, इनको पास अभी इतना पैसा नहीं है कि ये 2 से 3 महीने वेट करें, तो इनको तुरंत पैसा चाहिए होता है। इसी चीज के लिए ट्रेड्स स्कीम यहां पर लाई गई है। ये ट्रेड्स के द्वारा तुरंत यहां पर भुगतान किया जाएगा एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, सर्विस सेक्टर की यहां पर बात करी गई है। सबसे पहला हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखा, क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार करने वाली है। उसके अलावा सर्विस सेक्टर में यहां पर सरकार ने बोला है एक कमिटी बनाई जाएगी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइजेस, कि आप भाई एजुकेशन लीजिए, स्कूल कॉलेजेस में पढ़िए, उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपना एंटरप्राइज बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसकी एक हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी बनाई जाएगी ताकि विकसित भारत जो है उस पर ध्यान दिया जा सके, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा के बाद एक अच्छी जॉब मिले या अच्छा वो बिजनेस स्टार्ट कर पाए। इसके लिए एक स्टैंडिंग कमिटी सरकार यहां पर बनाएगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहां पर हेल्थ से रिलेटेड, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, जो हमारे नर्सेस, कंपाउंडर्स होते हैं, उनके लिए यहां पर क्या किया गया है, 10 सिलेक्टेड डिसिप्लिन पे नए इंस्टीट्यूट, नए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस को खोला जाएगा ताकि ऐसे हेल्थ प्रोफेशनल नर्सिंग कोर्सेज यहां पर अफोर्डेबल प्राइस में करवाए जा सकें, ठीक है। केयर इकोसिस्टम, केयर इकोनॉमी पे यहां पर बात करी गई है, क्योंकि इंडिया जो है, काफी सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर केयर गिवर्स, जो क्या बोलते हैं, जेरिएट्रिक जो पॉपुलेशन है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस केस में केयर इकोनॉमी पर यहां पर फोकस जो है हमारा रहेगा। मेडिकल टूरिज्म की बात करी गई है, यहां पर 5 ऐसे हब बनाने की बात करी गई है जहां पर हम मेडिकल टूरिज्म को इन्वॉल्व करेंगे और ये प्राइवेट सेक्टर की मदद से यहां पर किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जैसे एम्स होता है ऐसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की पढ़ाई कराने वाले 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट यहां पर सेटल किए जाएंगे, ठीक है, जो कि ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर WHO का चलता है, वहां के ये हब भी होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें ऑरेंज इकोनॉमी, और हमने पढ़ चुके हैं ऑरेंज इकोनॉमी क्या होता है। जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो भी
ऑरेंज जो होते हैं, सपोज हर व्यक्ति जॉब नहीं करना चाहता, कोई गाना अच्छा गाता है, कोई डांस अच्छा करता है, कोई मिमिक्री अच्छी करता है, कोई एडिटिंग अच्छी करता है, कोई अच्छे मीम्स बना लेता है। तो इस तरह की ऑरेंज इकोनॉमी को यहाँ पर बूस्ट करने के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी स्कूल्स में और कॉलेजेस में, ताकि बच्चों को ऑप्शंस मिल सकें, छात्रों को छात्राओं को ये ऑप्शन मिल सकें कि ये जो हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब की जो जो हमारी पूरी जनता है, यहां से बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ वीडियोस के थ्रू, अपने कंटेंट के थ्रू बहुत ज्यादा अर्निंग यहां पर करी है। ठीक है, तो ऑरेंज इकोनॉमी पर यहां पर सरकार क्या करेगी, लैब्स बनाएगी। ठीक है, न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाया जाएगा ईस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जो ईस्टर्न क्षेत्र हैं यहां पर हम क्या करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन को एस्टेब्लिश करेंगे। खेलो इंडिया मिशन, स्पोर्ट्स की फील्ड में यहां पर काम किया जाएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको याद रखनी है, एजुकेशन से रिलेटेड 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप यहां पर एस्टेब्लिश करने की बात करी गई है भारत में। ऐसे 5 क्या होता है, टाउनशिप क्या होता है, आपने देखा होगा, आप कभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए एक रेजिडेंशियल एरिया बना दिया जाता है जहां पर वो लोग रहते हैं और उनकी फैमिलीज रहती हैं। ऐसी ही कुछ टाउनशिप हम बनाएंगे, जैसा मथुरा में एक टाउनशिप है। ठीक है, एनपीसीआईएल की अपनी टाउनशिप होती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनकी टाउनशिप्स होती हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी टाउनशिप 5 बनाई जाएंगी जहां पर उस टाउनशिप के अंदर स्टूडेंट्स रह सकें, टीचर्स रह सकें, वहां डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हो, कॉलेजेस हो और पढ़ने लिखने का मार्केट वहां पर हो। और ये जो है इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के तहत यहां पर इनके बनाया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल की यहां पर बात करी गई है हर डिस्ट्रिक्ट में। टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भारत में सेटअप की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म, कुछ दिन पहले ही हमने ये आर्टिकल एडिटोरियल एनालाइज किया था शशि थरूर जी का। ठीक है, टूरिज्म से रिलेटेड हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट सेटअप करेंगे। ठीक है, यहां पर हम 10,000 गाइड्स को क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे। यहां पर डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाई जाएगी एक नेशनल। इसके अलावा माउंटेन्स, टर्टल, बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स, इस तरह की चीजें हम यहां पर बूस्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया आने वाले वर्ष में ग्लोबल बिग कैट समिट होस्ट करेगा। ग्लोबल बिग कैट समिट, जिसमें चीता, ठीक है, टाइगर, इस तरह की जो बिग कैट्स होती हैं, जैगुआर, उन सबको यहां पर शामिल किया जाएगा। उनका जो समिट है इंडिया यहां पर होस्ट करने वाला है। 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी यहां पर टूरिज्म के तहत बनाई जाएंगी। बुद्धिस्ट सर्किट, बुद्धिस्ट गौतम बुद्ध परिपथ जो है वो यहां पर बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ये टूरिज्म की फील्ड में यहां पर बात करी गई है। आगे चलते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की हम बात करें। बैंकिंग के लिए हाई लेवल कमिटी ऑन बैंकिंग स्थापित की जाएगी विकसित भारत के लिए, ताकि यहां पर क्या किया जा सके, लोगों को अच्छा लोन प्रोवाइड करने के लिए अच्छे जो ऑप्शंस हैं वो यहां पर मिल सके। ठीक है, अमृत स्कीम यहां पर कंटिन्यू रहेगी हमारी। ठीक है, आगे चलते हैं। टैक्स प्रपोजल्स की हम बात करें तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑप्शंस और एक होता है फ्यूचर्स। क्या होती हैं ये चीजें, बेसिकली ऑप्शन और फ्यूचर क्या होते हैं, एक तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। स्टॉक से रिलेटेड चीजें होती हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो होता है, शेयर मार्केट जो होता है, उससे रिलेटेड ऑप्शंस और फ्यूचर्स होते हैं। ऐसे ऑप्शंस और फ्यूचर्स क्या होते हैं, मतलब हम मार्केट में आने वाले खतरे से रिलेटेड हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस खतरे को झेलते हैं। थोड़ी रिस्की चीजें होती हैं। ये टूल्स होते हैं शेयर मार्केट के टूल्स होते हैं। इनमें जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उन पर टैक्स अभी तक लगता था 0.02%, अब वो टैक्स बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। फ्यूचर्स पर, ऑप्शंस पर भी 0.1% से लेकर 0.125% टैक्स को बढ़ा दिया गया है। ये उन लोगों के लिए एक कंसर्न का विषय है जो लोग फ्यूचर ऑप्शंस शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, यहां पर वो टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके बाद हम बात करें एग्रीकल्चर।
कृषि से रिलेटेड और एलाइड सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पर क्या किया गया है, बहुत सारी चीजों पर ध्यान दिया गया है। किसानों को जो आय है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत काम किया गया है। अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। हम क्या करेंगे, वॉलनट्स, आमंड्स और पाइन नट्स को की जो खेती है उसको बढ़ाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री पर यहाँ पर काम करने की बात करी गई है। इसके अलावा कैश्यू और कोकोआ प्रोग्राम्स जो है इंडिया चलाएगा। कैश्यू और कोकोआ प्रोग्राम्स जो है इंडिया चलाएगा। इसके बाद फिशरीज, फिश कैचिंग से रिलेटेड अमृत सरोवर और 500 रिजर्वॉयर्स भारत यहां पर बनाने की बात कर रहा है। सैंडलवुड पर यहां पर बात करी गई है, चंदन की जो लकड़ी होती है उस पे हम कल्टीवेशन करेंगे। और भारत विस्तार, भारत विस्तार नाम की एक स्कीम लॉन्च की जाएगी, ठीक है, जिसमें हम एग्री स्टैक को रिलेट करेंगे एआई के साथ। एआई को एग्रीकल्चर से रिलेट करेंगे, यहां पर लिंक करेंगे, यहां पर ये बात करी गई है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, जो इंडियन फिशिंग वेसल्स हैं जो कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फिशिंग करते हैं, उन पर अब कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, ड्यूटी हटा दी गई है फिशिंग वेसल्स पे। वो नाव जो मछली पकड़ने जाती हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर, अब उन पर कोई भी ड्यूटी यहां पर नहीं लगेगी, ठीक है। ये यहां पर बहुत अच्छी चीज यहां पर करी गई है। इसके बाद हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सरकार का कहना है हम 2015 में क्या करते थे, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिसमें हम क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोड्स, बिल्डिंग्स, मशीनरी। अभी तक हम 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे 2015 में। इस साल हम क्या करेंगे, 12.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे इन कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो हमारा बड़ा खर्चा होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, वो लगभग 12.2% का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया जाएगा सरकार के द्वारा, ठीक है। इसके ही तहत इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड एस्टेब्लिश किया जाएगा। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा यहां पर, जिसमें सामान, जो मालगाड़ियां आपने देखी होंगी, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ईस्ट की धनकुनी को ज्वाइन किया जाएगा, सूरत इन द वेस्ट। ईस्ट में धनकुनी नाम की जगह को सूरत वेस्ट में जो है उनको ज्वाइन किया जाएगा, ताकि सामान जो है अच्छी तरह से यहां से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। 20 नए नेशनल वाटरवेज जो है बनाए जाएंगे भारत में। अभी सिर्फ 4 नेशनल वाटरवेज हैं, ठीक है। अब 20 नए नेशनल वाटरवेज यहां पर स्थापित किए जाएंगे। कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम बनाएगी सरकार, ठीक है। सी प्लेन वीजीएफ स्कीम, वायबल गैप फंडिंग स्कीम यहां पर सरकार लेकर आएगी, ठीक है। इसके अलावा ये आप ध्यान रखेंगे, पूर्वोदय, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूर्वोदय का मतलब क्या है, भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है, भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए यहां पर कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसका नाम रखा जाएगा पूर्वोदय। एनवायरमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करें, कुछ चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भारत क्या काम करने जाएगा इस वर्ष में, कार्बन कैप्चरिंग और यूटिलाइजेशन पर हम यहां पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे कार्बन कैप्चर पर। एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहां पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है सोडियम एंटीमोनेट पर। सोडियम एंटीमोनेट, ये एक तरह का केमिकल है, इस पर 0 कस्टम ड्यूटी कर दी गई है। जो सोडियम एंटीमोनेट है, ये सोलर ग्लास बनाने के लिए यूज होता है। जो सोलर पैनल में सोलर ग्लास लगता है, उसको बनाने में ये सोडियम एंटीमोनेट यूज किया जाता है। सोडियम एंटीमोनेट पे जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है वो हटा दी गई है। सेम बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है क्रिटिकल मिनरल की प्रोसेसिंग में भी, ठीक है। कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है लिथियम आयन सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, बहुत अच्छी बात। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स, जो शांति बिल हम लेकर आए थे, उसमें भी 2035 तक अगर आप कोई भी न्यूक्लियर से रिलेटेड कोई भी इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हो तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हटा दी गई है बायोगैस और सीएनजी पर भी। अर्बनाइजेशन पे हम बात करें, शहरों के लिए क्या इंपॉर्टेंट करा गया है, यहां पर शहरों पर बात की जाएगी। सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में, ठीक है। और टेंपल टाउन्स, ऐसे टाउन जहां जो मंदिर की वजह से फेमस हैं, जैसे
बनारस, ठीक है, वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, ठीक है, इस तरह के जो टेम्पल टाउन्स हैं उन पर भी यहाँ काम किया जाएगा। रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, 7 रेल कॉरिडोर। कौन कौन से 7 रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे? मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे 7। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोगों पर काम किया जाएगा, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट यहाँ पर बात करी है सरकार ने, सबसे ज्यादा बात करी है केयर इकोसिस्टम पे। जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, उनकी केयर करने वाली जो इकोनॉमी होती है, हम उस पर काम करने वाले हैं, ठीक है। सेल्फ हेल्प एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर मार्ट में यहां पर बनाने की बात करी गई है। 2 नई स्कीम सरकार लॉन्च करेगी आने वाले समय में। एक है दिव्यांगजन कौशल योजना, जो स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं उनके लिए, ठीक है, उनके लिए रोजगार के ऑप्शन ढूंढने के लिए। और दिव्यांग सहारा योजना, ये 2 स्कीम जो है यहां पर सरकार लॉन्च करेगी। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, दिव्यांग जो होते हैं, स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, उनको रोजगार किस तरह से यहां पर मिल सकता है, ठीक है। पीएम दिव्याशा केंद्र यहां पर एस्टेब्लिश किए जाएंगे, सेटअप किए जाएंगे, ठीक है। ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे। गवर्नेंस पर सरकार ने यहां पर बात करी है कि हम गवर्नेंस पर काम करने वाले हैं, स्पेशली टियर 2 टियर 3 सिटीज में, ठीक है। यहां पर सरकार ने गवर्नेंस की बात करी है, प्लस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और ईज ऑफ लिविंग, उसके लिए जैसे सपोज क्या होता है, आपको कोई बिजनेस करना है तो आपको फाइल पास कराने में ही 10 विंडो से पास कराना होता है। अब ये चीज हट जाएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाएगा। आपको बिजनेस करना है, एक ही जगह आप जाइए, एक पोर्टल होगा, उस पोर्टल पर जाइए और क्या कीजिए, आप यहां पर जाकर अपना आवेदन कीजिए और यहां से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। जैसे कि सुगम पोर्टल है, सुगम पोर्टल यहां पर क्या है, यहां पे अगर आप कोई भी ड्रग, कोई दवाई मैन्युफैक्चर करते हैं तो आप सुगम पोर्टल से अपना क्लियरेंस ले सकते हैं, आपको 10 जगह भटकने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहां पर ये बात करी गई है सरकार के द्वारा। आगे चलते हैं, फिस्कल मैटर्स में बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट सरकार ने मान ली है। 16वें फाइनेंस कमीशन जो है उसकी बात यहां पर मान ली गई है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 41% जो है शेयर दिया जाएगा स्टेट्स को। जो भी सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी, केंद्र सरकार टैक्स कलेक्ट करेगी, उस टैक्स में से 41% जो टैक्स है वो स्टेट्स को यहां पर शेयर किया जाएगा, ऐसा 16th फाइनेंस कमीशन का कहना है। ये चीज हमने देख ली। फिस्कल डेफिसिट की हम बात करें, यहां पर 2022-23 में जहां 6.5% था, अब इस साल जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है 4.3 पर आ जाएगा, तो हमारा जो खर्चा है वो भी कम हुआ है इस साल। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा, ये सरकार ने इस पूरा जो ब्यौरा है हम पूरा समझ चुके हैं। होप आपको ये पूरा बजट जो हमने एनालाइज किया वो समझ में आया हो। स्टैटिक पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा इस पूरे बजट में, ठीक है। जो स्कीम्स लॉन्च करी गई हैं पूरे बजट में, उनका डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे जब ये स्कीम्स लॉन्च हो जाएंगी। तब तक के लिए हमने जो पीवाईक्यूज यहां पर सॉल्व किए, वो पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, उनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ताकि आप ये समझ सकें कि ये बजट कितना रेलेवेंट था। होप आपको चीजें समझ में आई हो। इन केस कोई भी आपका डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन कीजिए, या फिर ऑफलाइन सेंटर पर आप विजिट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। लेकिन बजट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, दोज हु वांट टू अंडरस्टैंड बजट क्या है और बजट इस साल का क्यों इंपॉर्टेंट है। होप आप सभी को समझ में आया हो। स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।